आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं या निरंकुश किसे कहते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब है कि जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। ऐसी सरकार जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके या कोई भी कानून लागू कर सके, वही निरंकुश शासन कहलाता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थीं। ये सरकारें अपनी मर्जी से कानून लागू करती थीं और लोगों पर अपना शासन करती थी। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की, अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। अर्थात लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जाग उठी थी। इसके चलते लोगों ने यह सब निर्णय लिया कि वे क्रांति करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत सारे समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया झंडा तिरंगा चुना गया, जिसमें 3 कलर थे, जिनसे पहले के राजध्वज की जगह ले ली। एक नया झंडा बनाया गया जिसके 3 कलर थे। उसने जो पहले झंडा था उसकी नई जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था इसलिए लागू करनी जरूरी थी ताकि वे एक जगह से सभी चीज़ों का ध्यान रख सकें। इसलिए यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई ताकि एक भूभाग पर वो अच्छी तरह से नज़र रख सकें। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। अर्थात पेरिस में फ्रेंच भाषा बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यूरोप में रह रहे निरंकुश सरकार के अधीन लोग आज़ाद हो सकें, इसलिए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने यह लक्ष्य रखा कि उनको निरंकुश शासकों से मुक्त कराया जाए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा।
जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सैनिकों के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसे। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बना सके। नेपोलियन ने प्रजातंत्र तो नष्ट कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्रों में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों को लागू कर वहाँ की व्यवस्था को बहुत ही अच्छा और कुशल बना दिया। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म लिया। उस पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेपोलियन की संहिता ने जो जन्म से अधिकार मिलते थे, नागरिकों को विशेष अधिकार मिलते थे, उनको समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। जहां पर कारीगरों की यूनियन थी, वहां पर भी उनको हटा दिया वहां से, शहरों से। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी, उसका स्वाद लिया। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। ये जो दोस्ती गहराई थी, शुरुआती में तो बहुत उत्साह शीघ्र थी, पर बाद में दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। जैसा लोगों ने सोचा था उसके अनुरूप नहीं थी। उन्होंने कर बढ़ा दिए, सेंसरशिप बढ़ा दी, बाकी फ्रेंच सेनाओं में जबरन भर्ती होने लगे, जिससे उन्हें कहीं फायदा नहीं नजर आया। अब यहाँ पर हम एक शब्द पढ़ेंगे,
नया शब्द है यहाँ पर जनमत संग्रह, इसको पूछ लिया जाता है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह का आशय है वोट से, जैसे आज हम वोट देते हैं। एक प्रत्यक्ष मतदान होता है, यदि कोई कानून या कोई बात को लागू किया जाना है तो वहाँ बैठे सभी लोगों से मतदान लिया जाता है, जिसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। तो इसमें लोगों से पूछा जाता है कितने लोग स्वीकार हैं और कितने लोग इस कानून को अस्वीकार करते हैं। तो उसमें अपना जनमत देकर लोग अपना फैसला सुनाते हैं। जनमत का मतलब होता है जनता का वोट। जनमत, मत मीन्स वोट। तो जनमत संग्रह आ जाता है कभी कभी। बस आज के लिए यहीं तक था। अगला टॉपिक अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कृपया कमेंट कर गलतियां भी बताएं कि क्या गलतियां हुई। धन्यवाद।